गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट लेसन है, मुद्रास्फीति धारणा एवं सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। यानी कि अंग्रेजी के शब्द इन्फ्लेशन अर्थात फैलाव या वृद्धि। यानी कि इसमें बताया गया है मुद्रास्फीति का अर्थ है, ये अंग्रेजी के शब्द इन्फ्लेशन से बना है, जिसका अर्थ है फैलाव या वृद्धि। यानी कि कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात इसको उदाहरण देकर जो समझाना चाहूँ तो कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई भी वस्तु या सेवा है, उसका प्राइस निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे वो पहले 5 रुपये की थी, फिर 10 की हो गई, फिर 15 की हो गई और 20 की हो गई। ऐसे लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो समझ लो कि मुद्रास्फीति हो रही है। यानी कि कीमत में फैलाव आ रहा है। ठीक है, तो आगे करते हैं कि ये जो मुद्रास्फीति है, ये केंज के दृष्टिकोण के हिसाब से किस प्रकार है। यानी कि केंज ने अपनी तरफ से मुद्रास्फीति को किस प्रकार बताया है। तो केंज ने इस मुद्रास्फीति को 2 भागों में बांट दिया है। पहला तो मुद्रास्फीति अर्थात पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को अर्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेमी इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पूर्ण रोजगार स्तर ये वो स्तर होता है जिसमें जो लोग काम करने के लिए इच्छुक हो, योग्य हो, उनको अगर काम मिल जाए तो वो पूर्ण रोजगार की श्रेणी में आते हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व यानी कि लोग अभी बेरोजगार हैं, यानी कि जो लोग योग्य हैं, काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको काम मिला हुआ नहीं है। तब उस स्थिति में जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, महंगाई आती है, तो उस स्थिति को अर्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है। मान लो बहुत से लोग बेरोजगार हैं और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो क्या होगा, सरकार क्या होगी, तो प्राकृतिक आपदा के कारण तो बहुत कुछ नष्ट हुआ होगा, बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हुई होगी, भूकंप आ गया अगर, तो उसके भरपाई करने के लिए सरकार ऋण लेती है, जो और बहुत से कर्ज जनता से लेती है, बैंक से लेती है। तो फिर ये भरपाई क्या किससे करती है, जनता से ही करती है, जनता की आय से। तो लोग पहले से ही बेरोजगार हैं और सरकार ऋण भी ले रही है, तो इस प्रकार कीमत में वृद्धि होगी वस्तुओं की कीमतों में। तो ये एक उदाहरण हो सकता है, और भी इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्ध मुद्रास्फीति यानी कि बेरोजगार हैं लोग और उस स्थिति में क्या होता है कि कीमत स्तर में यानी कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। दूसरा भाग है खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। इसका अर्थ है पूर्ण रोजगार स्तर के बाद कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फुल इन्फ्लेशन कहते हैं। पूर्ण रोजगार स्तर के बाद यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर के बाद यानी कि हो गया कि जो लोग इच्छुक हैं, काम करने के लिए योग्य हैं, उनको काम मिल गया है। यानी कि जो लोग हैं वो रोज़गार मिल गया इनको। फिर जो कीमतों में वृद्धि होती है यानी कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तब जो स्थिति होती है उसको खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि जो रोज़गार जिन लोगों को मिल गया है और उसके बाद भी कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, तो उसके भी बहुत से कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ले लें कि अगर पूर्ण रोजगार यानी कि सभी को रोजगार मिला हुआ है तो लोगों की आय ज़्यादा होगी। लोगों की आय ज़्यादा हुई तो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, ज़्यादा उत्पादन होगा। ज़्यादा उत्पादन होगा फिर वो क्या है कि लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो लोगों की आय अधिक होगी, जिससे क्या है कि वस्तुओं की अगर किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है तो क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यानी कि सिंपल आप मोबाइल फ़ोन्स पर लगा लो कि अगर कोई फ़ोन है, अगर उसकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई है तो क्या होगा कि उसका प्राइस है ना वो बढ़ता चला जाएगा।
यानी कि पहले जो 20,000 का आता था वो 22, 23, 24 ऐसे आने लग जाएगा। मुद्दे पर आते हैं, इसमें क्या क्या आ गया है वो देखते हैं कि पूर्ण रोजगार स्तर के बाद कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि, यानी कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यानी कि सब लोग जो काम करने के लिए इच्छुक है, योग्य हैं, उनको काम मिल गया है, तो उनकी आय ज़्यादा होगी। आय ज़्यादा हुई तो वो मांग ज़्यादा करेंगे। मांग अगर किसी वस्तु की ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस तो बढ़ना ही है। तो ये दो आपको समझ में आ गई होगी कि केंद्र के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति के दो प्रकार हैं। अर्ध मुद्रास्फीति, ये पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व कीमत स्तर में वृद्धि होना, और खुद दूसरी है खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति, यह है पूर्ण रोजगार स्तर के बाद कीमत स्तर में वृद्धि होना। अब इन दोनों को अर्ध मुद्रास्फीति और खुली मुद्रास्फीति या पूर्ण मुद्रास्फीति है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो डायग्राम ये है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे उत्पादन और मुद्रा आपूर्ति, या कुछ भी लिख सकते हैं। उत्पादन ले लेते हैं हम इसमें से, यहाँ पे कीमत हो गई। तो क्या होगा कि उत्पादन, देखो यहाँ पे ये उत्पादन है, ये यहाँ पे कीमत है, ये पॉइंट है, ये है पूर्ण रोजगार का, यानी कि यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे पीछे यानी कि यहाँ पर बहुत से लोग बेरोजगार हैं, जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको काम मिला हुआ नहीं है, इससे पीछे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे लोगों को काम मिला हुआ है, यानी कि लोगों की आय अधिक है, तो यहाँ पे लोगों की आय अधिक है, तो इसके हिसाब से आगे का डायग्राम है, आप समझते हैं। देखो यहाँ पे बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से ये उत्पादन इतना बढ़ा तो कीमतें ये आ गई, यहाँ तक बढ़ा तो ये कीमत हो गई, यानी कि धीरे धीरे कीमतें बढ़ रही हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर तो पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार है तो लोगों की आय अधिक है, आय अधिक है तो लोग मांग अधिक करेंगे। अब मांग अधिक है, लोगों सभी लोग रोजगार हैं, तो पूर्ति कम हो जाएगी अपने आप, तो पूर्ति कम हो गई और मांग अधिक हो गई, ये आगे मांग है, ये इतनी मांग हो गई, तो मांग अधिक है और पूर्ति कम है, यानी कि स्थिर हो गई पूर्ति, तो फिर क्या होगा कि प्राइस ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ये देखो, ये पहले तो प्राइस इतने बढ़ रहे थे, इससे ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, अब प्राइस क्या होगा, ये यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुँच गया, फिर प्राइस मांग ज़्यादा और बढ़ गई, पूर्ति तो स्थिर है, ये और बढ़ गए प्राइस। क्यों बढ़ा, क्योंकि आय अधिक हो गई, अधिक आय होने के कारण अधिक मांग करने लगे लोग और पूर्ति कम हो गई। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूर्ण रोजगार स्तर का बिंदु है। अब पूर्ण रोजगार यानी कि जो लोग इच्छुक योग्य हैं काम करने के लिए, उनको काम मिल गया है, ठीक है। अब इससे पहले यानी कि यहाँ पर ये इतना है, ये यानी कि इनको काम मिला हुआ नहीं है, तो क्या होगा, मांग कम होगी, आय कम है लोगों की, यानी कि बेरोजगार लोग हैं यहाँ पर बहुत से, तो लोगों की आय कम है, आय कम है तो मांग कम है, मांग कम है तो क्या होगा कि जो उत्पादन है वो कम होगा, प्राइस भी कम होगी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, मांग भी बढ़ती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है और प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर ये क्या है कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार हो गया, यानी कि लोगों की आय अधिक हो गई, लोगों को रोजगार मिल गया, अधिक आय हो गई तो लोग ज़्यादा मांग करेंगे, उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, यानी कि वस्तुओं की पूर्ति उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, 5 प्रकार हैं इसके। फर्स्ट देखते हैं सरकारी नियंत्रण की मात्रा के आधार पर, सेकंड है समय के आधार पर, थर्ड है मुद्रास्फीति की गति के आधार पर, फिर है क्षेत्र के आधार पर, और फिफ्थ है कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया के आधार पर। 5 प्रकार हैं, तो देखते हैं आगे, इनको एक एक करके देखते हैं कि ये किस प्रकार है। फर्स्ट है सरकारी नियंत्रण की मात्रा के आधार पर, इसके 2 भाग हैं, खुली मुद्रास्फीति, दूसरा है दबी मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति में क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं होता, किस पर, कीमत पर नहीं होता। कीमत क्या होती है, मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि बाज़ार में
कोई वस्तु की अगर कीमत बनती है तो मांग और पूर्ति के हिसाब से बनती है। यानी कि मान लो कोई फ़ोन है 20,000 का है, तो उसकी कीमत मांग के हिसाब से भी होगी और पूर्ति के हिसाब से। मान लो जो वो फ़ोन है, मान लो फ़ोन 1 है, उसकी कीमत 20,000 है, ठीक है। तो मान लो उसकी मांग अधिक हो गई तो क्या होगा, उसकी कीमत अधिक हो जाएगी। मान लो उसकी जगह 23 हो जाए, 23,000 हो जाए। और अगर मान लो इसकी पूर्ति अधिक है और मांग कम है, यानी कि अब वो फ़ोन है उसको ये उसकी 1000 यूनिट बन गई है और मांग लोग 500 रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कीमत वो है घट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार मान लो मांग ज़्यादा हो गई और पूर्ति कम है, यानी कि 1000 मांग रहे हैं फ़ोन को और 500 ही फ़ोन बने हैं, तो उसका प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार तो ये हो गया खुली मुद्रास्फीति। दूसरा है दबी मुद्रास्फीति। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, किस पर, कीमत पर। कैसे नियंत्रण करती है, मान लो अगर कीमत बढ़ गई है तो कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा बढ़ती है, तो सरकार नियंत्रण किस प्रकार करेगी। मान लो कीमत बढ़ गई तो राशनिंग देना स्टार्ट कर देगी, जिससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कुछ हद तक सहायता मिल जाती है, जिससे कि उनका जो गुजारा चल जाता है एक बार का। टैक्स अधिक कर देती है, कीमत नियंत्रण नीतियाँ होती है वो जो लागू कर देती है सरकार, ठीक है। टैक्स से आपको पता चल गया होगा, यानी कि मान लो अगर कीमत ज़्यादा हो गई कोई वस्तुओं सेवाओं की, तो सरकार क्या करती है, टैक्स ज़्यादा कर देती है, जिससे कि जो वो संतुलन में आ जाता है धीरे धीरे कीमत वस्तुओं और सेवाओं की। तो ये दो आपको समझ में आ गई होगी। सरकारी नियंत्रण की मात्रा के आधार पर दो प्रकार की है, खुली मुद्रास्फीति, दूसरा है दबी मुद्रास्फीति। आगे सेकंड है समय के आधार पर। समय के आधार पर इसके 3 भाग हैं, युद्धकालीन मुद्रास्फीति, युद्धोत्तर मुद्रास्फीति, शांतिकालीन मुद्रास्फीति। आगे कहते हैं युद्धकालीन मुद्रास्फीति। मान लो कोई देश में युद्ध चल रहा है तो उस समय क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बहुत सी वस्तुएं पहले ही खरीद लेंगे, जिससे लोगों को डर रहता है कि कहीं आगे युद्ध के कारण महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, तो पहले पहले ही लोग बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, एकदम से जो वस्तुओं की प्राइस है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेंगे, लोग एकदम अधिक मांग कर लेंगे, तो अधिक मांग कर लेंगे तो पूर्ति एक बार के लिए घट जाएगी। दूसरा है युद्धोत्तर मुद्रास्फीति। युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद, इसमें लिख रखा है युद्ध में नष्ट हुई वस्तुएं, सरकार का अधिक व्यय, ऋण। यानी कि युद्ध में जो वस्तुएं नष्ट हो गई हैं उनकी भरपाई करने के लिए सरकार ऋण लेती है, अधिक खर्च करती है सरकार, यानी कि जो युद्ध हुआ है सरकार ने अधिक खर्चा किया है और जो वस्तुएं नष्ट हुई हैं और युद्ध की भरपाई के लिए ऋण लिया है, इन सब की भरपाई के लिए जो क्या है सरकार करती है, तब जो कीमत है वो बढ़ जाती है। आगे है शांतिकालीन मुद्रास्फीति। ये तब होती है जब मान लो कोई भी युद्ध वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा होता है, सिर्फ मांग और पूर्ति सब कुछ, अर्थव्यवस्था जो है निरंतर रूप से चलती रहती है तब। उदाहरण के लिए आर्थिक नियोजन, विकास आदि कार्यों के लिए सरकार, यानी कि सरकार कोई अस्पताल वगैरह बनाती है तो उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है सरकार को। सरकार जनता से ऋण भी ले लेती है या बैंकों से ऋण ले लेती है, तो बाद में उसकी भरपाई करती है, तो थोड़ी मोटी क्या है कि कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो इस स्थिति को शांतिकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो समय के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा, 3 प्रकार के हैं, युद्धकालीन, युद्धोत्तर और शांतिकालीन मुद्रास्फीति। दूसरा भाग है मुद्रास्फीति की गति के आधार पर। गति के आधार पर इसके 4 भाग हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। आगे एक एक करके समझते हैं। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि कीमत स्तर में 3% वृद्धि, यानी कि कोई वस्तु का प्राइस 10 रुपये है तो उसमें 3% की अगर वृद्धि हो जाती है
और लगातार ये बढ़ती रहती हैं 3% की वृद्धि के हिसाब से। तो ये होगी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति में क्या है, अगर कोई वस्तु का प्राइस 10 रुपये है और 30 से 40% की वृद्धि होती है, यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये की है और उसमें 30% की वृद्धि हो गई, 30% की, तो वो क्या होगी, चलती हुई मुद्रास्फीति के अंदर आएगा। फिर आता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या है कि 80 से 100% की वृद्धि, यानी कि वही वस्तु अगर कोई 10 रुपये की है और उसमें 80 से 100% की वृद्धि हो जाए, यानी कि उसकी कीमत 80% और बढ़ जाए या 80 से 100% के बीच में बढ़ जाए, तो वो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के अंदर आता है। आगे है सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसमें अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि इस लेवल पर अगर कोई मुद्रास्फीति आ जाती है तो क्या होता है, वो उसका कोई हिसाब नहीं होता। वो अगर ये मुद्रास्फीति आ गई तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, यानी कि बहुत अधिक महंगाई आ जाती है। मध्यम वर्ग, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनका तो जीना ही मुश्किल हो जाता है और जीडीपी बहुत अधिक गिर जाती है। यानी कि इसमें सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में महंगाई तनावपूर्ण हो जाती है और यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब एक एक करके इनकी थोड़ी जो विशेषताएं, पहचान जो भी है वो समझ लेते हैं। यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं और ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। ये जो स्थिति है रेंगती हुई स्थिति मुद्रास्फीति की, लाभदायक इस प्रकार है, यानी कि अगर वस्तुओं में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है, अगर कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। क्योंकि अगर कीमतों में वृद्धि होगी तो सरकार को टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा, लोगों की आय भी अधिक होगी, जो कि एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। दूसरी जो है चलती हुई मुद्रास्फीति, इसमें थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सरकार जो नीतियाँ बनाने लग जाती हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, वगैरह वगैरह, यानी कि इसमें सरकार सतर्क हो जाती है और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। और ये तो ही है भाई, 30 से 40% वृद्धि होती है कोई वस्तु के प्राइस में। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में क्या होती है, सरकार पूरी तरह से एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, कई नियम लागू कर देती है, टैक्स को बढ़ा देती हैं, क्योंकि जो कीमतें हैं वो 80 से 100% में वृद्धि हो गई है कीमतों में। तो सरकार इसमें पूरी कंट्रोल में लेने की तैयारी करती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में। अगर इससे आगे अगर सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति ये अगर स्थिति आ जाती है तो इसमें सभी के कान खड़े हो जाते हैं। सरकार को इसमें बहुत अधिक जतन करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सरकार को बहुत से अधिक ऋण लेना पड़ता है, देशों विदेशों से आयात निर्यात वो कम करना पड़ता है। बहुत अधिक ये भयंकर स्थिति हो जाती है। सरकार को और जनता को ध्यान में रखते हुए, कीमत को, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति तक जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है यहाँ तक समझ लेना चाहिए और उसके हिसाब से नियम और शर्तों को सरकार को लागू कर लेना चाहिए और जो लोगों को है वो सरकार के नियम और जो शर्तें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। इसमें ये बताना होता है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ये चलती दौड़ती सरपट दौड़ती, इनके कितने कितने प्रतिशत वृद्धि होती है और इसमें होता क्या है, यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति बढ़िया होती है, अच्छी होती है अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें थोड़ा सरकार को सतर्क होना पड़ता है, इसमें टैक्स वगैरह लागू कर दिए जाते हैं अच्छी तरह, यानी कि सरकार कंट्रोल में लेने का अधिक प्रयास करती है। और इसमें तो आपको पता ही है अप्रत्याशित, यानी कि बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है कीमतों में, जो कि जिनसे निजात पाना यानी कि पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस मुद्रास्फीति में। तो ये हो गया। आगे इसका प्रकार है क्षेत्र के आधार पर,
यानी कि हमने जो 5 प्रकार पढ़े थे मुद्रास्फीति के, उसमें से ये चौथा प्रकार है क्षेत्र के आधार पर। इसके आगे 2 भाग हैं, क्षेत्रीय या विकीर्ण मुद्रास्फीति, दूसरा है व्यापक मुद्रास्फीति। इसमें पहला क्षेत्रीय या विकीर्ण मुद्रास्फीति में क्या होता है कि देश के किसी भाग या 1 या 2 वस्तुओं पर जो कीमतों का अधिक प्रभाव हो जाता है। यानी कि भारत देश है, भारत देश में हरियाणा राज्य है, एक तमिलनाडु राज्य है। मान लो हरियाणा राज्य में कोई जो वस्तु है वो 10 रुपये की है और वही तमिलनाडु में 20 रुपये की है, तो तमिलनाडु में क्या है, थोड़ी महंगाई है। और जो मान लो ये 10 रुपये की वस्तु हरियाणा में 20 की हो गई, तो यहाँ पे जो तमिलनाडु है यहाँ पे हो गई 30 या 40 ऐसे हो गई। तो जो तमिलनाडु है यहाँ पे क्या है, एक विशेष एक अलग क्षेत्र में जब जो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है यानी कि हो जाती है, यानी कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है वस्तुओं या सेवाओं की, तो तब क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्र पर हो जाए अगर जो कीमतों में वृद्धि, तो ये इस श्रेणी में आती है क्षेत्रीय विकीर्ण मुद्रास्फीति में। व्यापक में, व्यापक मतलब बहुत बड़े यानी कि पूरे देश पर। ये तो कोई एक राज्य है, एक अगर विश्व स्तर पर देखें तो एक देश हो जाएगा, अगर देश के देखें तो एक राज्य कर लो या एक जिला कर लो, ठीक है, इस प्रकार। तो व्यापक मुद्रास्फीति में पूरे देश पर या सभी वस्तुओं पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पढ़ने से पता लग रहा है कि यानी कि पूरे देश में अगर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आने लग जाए तो वो व्यापक मुद्रास्फीति। और मान लो किसी देश के एक राज्य में या ज़िले में जो कीमतों में वृद्धि आने लग जाए और राज्यों के मुकाबले, तो ये होता है क्षेत्रीय विकीर्ण मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे है जो 5वां भाग, यानी कि मुद्रास्फीति के 5 भाग किए थे हमने, तो 5वां है कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया के आधार पर। कीमतों में वृद्धि की प्रक्रिया के आधार पर इसके 4 भाग हैं। पहला है मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा है लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति, तीसरा है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति और चौथा है गतिरोध मुद्रास्फीति। ठीक है, और जो ये गतिरोध मुद्रास्फीति है इसका एक अलग से भी एग्ज़ाम में प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। तो चलिए देखते हैं कि करके मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। मजदूरी प्रेरित में क्या आता है कि श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। यानी कि अब मान लो कोई एक उद्योग में बहुत सारे श्रमिक लगे हुए हैं, मान लो एक उद्योग है कोई, उसमें मान लो 100 श्रमिक लगे हुए हैं, तो 100 श्रमिक कहते हैं कि हमारी जो मजदूरी है वो अधिक कीजिए, यानी कि वो और अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। लोगों की आय मान लो ज़्यादा हो गई, पहले तो मान लो 100 थी अब 300 हो गई। पहले लोग मान लो 50 वस्तुएं खरीदते थे, अब मान लो 100 खरीदने लग गए, तो मांग एकदम ज़्यादा हो गई। मांग ज़्यादा हो गई तो पूर्ति उस अनुपात में ज़्यादा नहीं हो पाती, तो नहीं होगी तो क्या होगा, कीमतें ज़्यादा अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा है लाभ प्रेरित या मार्कअप। मार्कअप ये मुद्रास्फीति कब होती है, यानी कि अधिक MRP, यानी कि जो कंपनियां होती हैं वो पहले से ही अपना एक MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, शायद यही इसकी वो डेफिनेशन है। तो कंपनी क्या करती है कि अपना एक अलग जो प्राइस निर्धारित कर देती है कि इससे नीचे वो ये कोई वस्तु व सेवा है वो नहीं सेल करेंगी, नहीं बेचेंगी वो। तो यानी कि वो पहले से अधिक अपना MRP प्राइस रखते हैं, जिससे कि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। वस्तुएं महंगी हो गई यानी कि कीमत में अपने आप वृद्धि हो गई। फिर है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या है, नई नोट छापना सरकार। अब सरकार क्या करती है, मान लो मुद्रास्फीति हो गई कोई, या मुद्रास्फीति ना मानो तो ऐसे कर लो कि सरकार कोई बहुत अधिक कोई नया योजना या नया कोई स्थान, कोई संस्थान वगैरह बना रही है
लोगों की भलाई के लिए, या कोई बहुत सारे अस्पताल बना रही है कोई स्कीम के माध्यम से, तो उसके लिए एक बार क्या तो सरकार ऋण लेती है, या फिर क्या करती है कि नए नोट छापती है। नए नोट अगर छापेगी तो सीधी सी बात है कि कीमतों में वृद्धि होगी। नए नोट छापेगी तो कीमतों में अपने आप वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये भी इसका घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति इसमें आ जाता है। गतिरोध मुद्रास्फीति, इससे पहले अगर आप मुद्रास्फीति का सिद्धांत पढ़ लें तो ये जो गतिरोध मुद्रास्फीति है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप करते हैं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। मुद्रास्फीति का सिद्धांत क्या कहता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। यानी कि अगर ज़्यादा लोगों की आय कर लो या मुद्रा अधिक हो गई, अधिक सरकार ने अधिक नोट छाप दिए, तो क्या होगा कि अधिक लोगों की आय अधिक हो जाएगी। या फिर ऐसे कर लो, लोगों की आय अधिक हो गई तो वस्तुओं सेवाओं की मांग अधिक होगी। भाई जाहिर सी बात है, लोगों की आय अधिक हो गई, लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, अधिक मांग खरीदेंगे अर्थात अधिक उत्पादन होगा। यानी कि कोई मान लो फ़ोन है तो ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं तो अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन होगा तो अधिक रोज़गार मिलेगा। यानी कि जो फैक्ट्री है उसमें उत्पादन अधिक करना होगा तो उद्योगपति हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा लोगों को अपने उद्योगों में लगाएंगे। ज़्यादा लोगों को लगाएंगे तो ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या, यानी कि अधिक उत्पादन अर्थात अधिक रोज़गार, यानी कि अधिक उत्पादन के लिए अधिक लोग चाहिए होंगे। अधिक लोग लगेंगे तो अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। अधिक रोज़गार मिलेगा तो कम बेरोज़गार, यानी कि बेरोज़गार कम हो गई। फिर वही बात आ गई, अधिक रोज़गार होंगे तो अधिक आय होगी लोगों की। अधिक आय होगी तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि तो अधिक उत्पादन। तो इसी प्रकार ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं गतिरोध मुद्रास्फीति में। गतिरोध मुद्रास्फीति में क्या कहा गया है कि जिसमें कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, परंतु मांग कम हो तथा बेरोजगारी हो। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अधिक मांग अर्थात अधिक उत्पादन अर्थात अधिक रोजगार, ना कि बेरोजगार। अर्थात देखो सिंपल सी बात है, सिद्धांत में तो ये कहा गया था कि अगर आय बढ़ेगी लोगों की, मुद्रा की पूर्ति यानी कि आय बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी, यानी कि अधिक उत्पादन होगा, यानी कि अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। यानी कि अधिक आय अधिक रोज़गार और कीमत भी बढ़ेगी, ठीक है। गतिरोध में क्या कहा गया है कि कीमत तो बढ़ेगी परंतु मांग कम होगी। यानी कि लोगों की आय बढ़ने के कारण कीमत बढ़ जाएगी लेकिन मांग कम होगी। सिद्धांत में क्या कहा गया था, मांग में वृद्धि होगी, यानी कि लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मांग में कमी होगी और बेरोज़गारी भी होगी। सिद्धांत में कहा गया था कि लोगों की आय में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और रोज़गार में वृद्धि होगी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लोगों की आय में वृद्धि होगी तो कीमतों में तो वृद्धि होगी। लोगों की आय में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी, परंतु मांग में कमी हो जाएगी तथा बेरोज़गारी होगी। अब ये चीज़ होती कब है, ये हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब देखो, एक उद्योग है, कार फैक्ट्री है, कार का जो उद्योग है जो भी है, ठीक है। तो मारुति सुजुकी का मान लो, तो मान लो कोई साल है उसमें तेल के दाम अधिक हो गए, यानी कि पेट्रोल डीजल का जो है भाव अधिक हो गया, यानी कि 100 का आता था वो 200 का आने लग गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो कार की फैक्ट्री या कार का उद्योग है उसमें जो कंपनी, जो उद्योगपति है वो क्या करेगा कि
अब देखो पहले प्राइस का देखो, तेल का प्राइस अधिक हो गया तो क्या होगा, कार जो है उनका भी प्राइस अधिक होगा। ठीक है, तो उद्योगपति, जो कार के उद्योगपति है, वो क्या करेंगे कि ज़्यादातर लोगों को अपनी कंपनी से निकाल देंगे। और जो मान लो 100 काम करते थे पहले कंपनी में, मान लो अब कंपनी ने 50 रख लिए। ठीक है, अब 50 को वो 100 के बराबर तनख्वाह दे रही, यानी कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। लोग तो निकाल दिए, 50 लोग निकाल दिए, 50 रख लिए। ठीक है, यानी कि 100 में से 50 निकाल दिए, 50 रह गई। और 50 की सैलरी अधिक कर दी, यानी कि बेरोज़गार हो गए 50 लोग। ठीक है, और जिसके कारण अब कम लोग बेरोज़गार हो गए तो मांग अपने आप कम हो गई। लेकिन कीमतें उनके जो 50 लोग बच गए हैं उनकी आय अधिक कर दी। आय अधिक कर दी तो वही लोग उत्पादन अधिक करेंगे, अधिक उत्पादन करेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लेते हैं, यानी कि एक कार का उद्योग है और उस टाइम पे क्या होगा, तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ गई तो कार का प्राइस वो अपने आप बढ़ जाएगा। कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार के जो फैक्ट्री है उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, पहले 100 वर्कर काम कर रहे थे, 50 को निकाल दिया। क्योंकि इस अगर 100 को, अगर उस महंगाई के दौर में अगर उद्योगपति 100 को जे अगर तनख्वाह देता रह गया तो उसको घाटा होगा। ठीक है, तो वो 50 को रख लिया और 50 के जो पहले वाली सैलरी थी उसमें से वो थोड़ी और उनको बढ़ा दी, उनकी सैलरी बढ़ा दी। जिससे क्या होगा, वो वर्कर और अधिक काम करेंगे। अधिक काम करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा तो अधिक मांग करेंगे, कीमतें बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और मान अब देखो तेल का प्राइस बढ़ गया, कार की कीमतें बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, दो छोटे वाहन हैं, जो 2 पहिए वाले वाहन हैं, वो ज़्यादा खरीदने लगेंगे। तो एक कारण ये भी है उद्योगपति का लोगों को हटाने का, भाई कार अधिक लोग तब खरीदेंगे जब कार के दाम कम होंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा गतिरोध मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक है, मुद्रा का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसके बाद में और भी है, मुद्रा के सिद्धांत के आगे 2 भाग हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।